जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुदस्सर नवाज़। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में से जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ डार्विनिज्म थ्योरी। उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो साइंटिस्ट था चार्ल्स डार्विन। पहले हम चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में हम उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो मैं आपके साथ सबसे पहले इंट्रोडक्शन शेयर कर दूं चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन जो है वो 1809 में पैदा हुआ इंग्लैंड के अंदर। ठीक है जी। ही वॉज बोर्न इन, कहाँ पैदा हुआ जी? श्रीवबेरी जो है वो इंग्लैंड में है। श्रूबेरीज इन इंग्लैंड। कब पैदा हुआ जी? 1809 में पैदा हुआ। तो उसने एक बहरी जहाज पर सफ़र किया। उसने एक बहरी जहाज पर बैठकर सफ़र किया। एक्सपीडिशन ऑन, जिसे हम वोएज भी कहते हैं। तो उसने जो है वो बहरी जहाज पर सफ़र किया और किधर गया जी? इंग्लैंड से वो, उस जहाज का नाम था ऑन बीगल शिप। बीगल शिप पर वो किधर गया? टुवर्ड्स साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन की तरफ उसने सफ़र किया। साउथ अमेरिका के साहली इलाकों की तरफ उसने सफ़र किया और उसने जो है वो साउथ अमेरिका में डिफरेंट स्पीशीज़ देखी, किसकी जी? एनिमल्स की। तो उसने अपने इस बहरी जहाज़ में ही कलेक्टेड फ्लोरा, प्लांट्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, और फाना कहते हैं एनिमल्स के लिए। उसने फ्लोरा और फाना कलेक्ट किया किसका जी? साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन का, साउथ अमेरिका का। ठीक है। तो जो उसने साउथ अमेरिकन स्पीशीज कलेक्ट की उसके बारे में उसने कहा कि जो साउथ अमेरिकन स्पीशीज हैं, जो उसने बेसिकली डिस्कवर की, उसने कहा साउथ अमेरिकन स्पीशीज जो हैं वो जितनी भी हैं वो बाकी जजीरों से मुख्तलिफ हैं। ठीक है। तो उसने कहा उनके अंदर डिस्टिंक्ट फीचर हैं जो उन्हें दूसरे स्पीशीज से अलग करते हैं। उसने कहा कि साउथ अमेरिकन स्पीशीज को उनके फीचर्स की बेस पे उसने नाम दिया, दीज आर नोन एज साउथ अमेरिकन स्टैम्प। इन्हें साउथ अमेरिकन स्टैम्प का नाम दिया उसने। साउथ अमेरिकन स्टैम्प का मतलब ये होता है कि जो ख़ास तौर पे साउथ अमेरिका में ही पाई जाती हैं वो साउथ अमेरिका की निशानी है। ठीक है जी। स्टैंप, जैसे हम स्टैंप लगाते हैं, निशानी होती है कि फ़लाँ बंदे ने इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर दिया है। तो साउथ अमेरिकन स्टैंप के साउथ अमेरिका की वो स्पीशीज़ हैं, साउथ अमेरिका की निशानी है, वो सिर्फ साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। ठीक है। तो जो उसने साउथ अमेरिकन स्टैंप डिस्कवर की तो उसके बारे में उसने कुछ पॉइंट्स का इजहार किया। उसने कहा जितनी भी साउथ अमेरिकन स्टैंप हैं बेसिकली ये डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूरोप। ठीक है। तो दीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूरोप, तो यूरोप से टोटली मुख्तलिफ हैं। हाँ, जब उसने कहा कि मैं इनके फॉसल्स देखता हूँ, फॉसल्स साउथ अमेरिकन स्टैंप के जो उसने पुराने फॉसल्स देखे, दे वर डिफरेंट फ्रॉम, तो वो डिफरेंट थे कहाँ से? फ्रॉम प्रेजेंट स्पीशीज। इस तरह उसने कहा कि जो प्रेजेंट स्पीशीज हैं उनसे डिफरेंट हैं फॉसल्स भी, इसलिए साउथ अमेरिकन स्पीशीज यूरोप से भी डिफरेंट है और अपने एंसेस्टर से भी डिफरेंट है। ठीक है। तो उनको उसने नाम दिया, दीज आर नोन एज साउथ अमेरिकन स्टैम्प। ठीक है। अब वो फॉसल जो उसने देखे वो फॉसल बेसिकली किसके थे? वो फॉसल्स थे उनके एंसेस्टर्स। इसका मतलब जो प्रेजेंट स्पीशीज हैं वो अपने एंसेस्टर्स से डिफरेंट है। तो इसका मतलब एंसेस्टर से प्रेजेंट
जो स्पीशीज डिफरेंट हुई हैं उनके अंदर दरमियान में चेंज आया होगा। तो एंसेस्टर और स्पीशीज हैं, तो जो प्रेजेंट स्पीशीज हैं वो डिफरेंट है। तो उसने कहा कि इनमें कोई ना कोई चेंज आया होगा। फिर उसने एक जजीरे का सफ़र किया था, उस जजीरे को गैलापेगस कहते हैं, ठीक है जी। तो उसने गैलापेगस आइलैंड्स पर भी सफ़र किया, ठीक है। तो जब वो गैलापेगस आइलैंड पर गया तो गैलापेगस आइलैंड पर उसने डिफरेंट स्पीशीज देखी। तो उसने कहा गैलापेगस के अंदर जो स्पीशीज हैं वो डिफरेंट है, ठीक है जी। और अब ये कह लें कि वो कहीं और नहीं पाई जाती, मतलब सिर्फ गैलापेगस आइलैंड पर पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती, ठीक है। तो उसने कहा यहाँ पर जो स्पीशीज हैं किसकी, ऑफ एनिमल्स, वो क्या है जी, वो फाउंड नो वेयर एल्स, वो कहीं और नहीं पाई जाती। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो स्पीशीज टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट है, आप कह लें डिस्टिंक्ट है। अब लेकिन जो गैलापेगस आइलैंड पर स्पीशीज पाई जाती हैं एनिमल्स की, वो जो हैं वो सिमिलर हैं, रिजेंबल करती हैं किससे, वो रिजेंबल कर रही हैं, किससे रिजेंबल कर रही हैं, जो अभी हमने ऊपर बात की कि साउथ अमेरिकन स्पीशीज उससे मिलजुलती हैं, मिलती जुलती हैं, रिजेंबल साउथ अमेरिकन स्पीशीज। तो जो साउथ अमेरिकन स्पीशीज हैं उससे क्या कर रही हैं जी, रिजेंबल कर रही हैं जो गैलापेगस आइलैंड पर स्पीशीज हैं। ख़ास तौर पे उसने जो है वो बर्ड्स के ऊपर काम किया, डार्विन ने। तो उसने बर्ड्स में 13 फिंचेस देखी, 13 टाइप्स ऑफ फिंचेस, फिंचेस कहते हैं चिड़िया को। तो उसने चिड़िया की कितनी इकसाम देखी, 13 टाइप्स। उसने कहा इन 13 में से सम यूनिक थी, कुछ तो बिल्कुल यूनिक थी कि सिर्फ यहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और अदर्स जो थी वो रिजेंबल कर रही थी किससे, उसके इर्द गिर्द जजीरे थे उनसे रिजेंबल कर रही थी। अब यहां से मेन पॉइंट समझिएगा, इसके बाद मैं आपको कहानी समझाता हूं। दूसरी जी थी क्या थी, रिजेंबल टू नियर बाई आइलैंड, जो उसके इर्द गिर्द जजीरे थे उनसे मिलती जुलती थी। जो बाकी स्पीशीज थी वो जो इसके इर्द गिर्द जजीरे थे उनसे मिलती जुलती थी। अब आपने मेरी कहानी को समझना है, ठीक है, जो मैं आपको कहानी समझाने जा रहा हूं। उसने यहां ये समझाने की कोशिश की है, ये जमीन समझे, ठीक है। ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, ठीक है। यहां पर गैलापेगस आइलैंड है। तो यहां यूरोप से जो है वो उसने अपना सफर शुरू किया, ठीक है। ये यूरोप है, मिसाल के तौर पे समझाया जा रहा है। तो ये अर्थ का मैप है। अब देखें, उसने कहा जो साउथ अमेरिकन स्टैंप हैं वो साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं, लेकिन इनके जो एंसेस्टर हैं वो डिफरेंट है। एक तो उसने कहा जो साउथ अमेरिका में उसने स्पीशीज देखी, जो एंसेस्टर हैं और जो प्रेजेंट स्पीशीज हैं उनमें फ़र्क ये है कि एंसेस्टर से ही वो पैदा होके आई हैं, लेकिन एंसेस्टर से वो डिफरेंट है। इसका मतलब दरमियान में एवोल्यूशन हुई। फिर वो उसने गैलापेगस पर जाकर जो स्पीशीज देखी, उसने कहा जो इसके इर्द गिर्द छोटे मोटे जजीरे हैं, जो छोटे मोटे जजीरे हैं ये उनसे मिलती हैं, उनसे क्या है, मिलती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ डिफरेंट भी हैं जो सिर्फ यहीं पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती। अच्छा, उसने कहा ये साउथ अमेरिका से भी मिलती हैं। तो गैलापेगस आइलैंड पर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स नोवेयर एल्स, कहीं नहीं पाई जाती, रिजेंबल टू साउथ अमेरिकन स्पीशीज, साउथ अमेरिकन स्पीशीज से मिलती हैं। साउथ अमेरिकन से क्यों मिलती हैं? अब ये साइंस कह रही है कि पहले ये था कि जो साउथ अमेरिका है उसके साथ गैलापेगस आइलैंड जुड़ा हुआ था। दरमियान में ये हुआ कि अर्थक्वेक आया या वाट है, और किसी तरह से दोनों चीज एक दूसरे से सेपरेट हो गया। अब दरमियान में वाटर आ गया, एक बहुत बड़ा बैरियर आ गया, समंदर आ गया। तो यहां पर हैबिटेट डिफरेंट हो गए, यहां पर हैबिटेट डिफरेंट हो गए। बहुत बड़े बैरियर की वजह से स्पीशीज इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाई। इसलिए जब यहां पर वो एक ही स्पीशीज रहना शुरू करने लगी
तो वहाँ पर एक ही फूड खाती थी, तो फूड की कमी हुई तो उसने अपने अंदर चेंजेस पैदा करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस इतनी आई कि कितनी फिंचेस बन गई, 13। ये 13 फिंचेस आपस में सिमिलर थी। ये बात बड़ी मजे की है, ये सारी फिंचेस जो थी वो आपस में क्या थी, सिमिलर थी, लेकिन ठीक है, तो ये जो है वो इर्द गिर्द के जजीरों से भी सिमिलर थी और साउथ अमेरिकन से भी। तो ये यहां समझा रही है बात, हमें समझ आ रही है कि यहां पर एवोल्यूशन हो रही है। अब एवोल्यूशन कैसे हो रही है कि दरमियान में बैरियर आ गया, यहां पर नया हैबिटेट बना तो स्पीशीज डिफरेंट होगी, उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। ठीक है जी, अब आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, फिंचेस की 13 टाइप्स हैं, वो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी, तो उसको आप देख सकते हैं। तो इनका अंदर जो फिंचेस थी वो एक दूसरे से किस बेस पे डिफरेंट थी, चूंच की बेस पे। किसी की चूंच ऐसी थी, किसी की ऐसी थी, किसी की ऐसी थी, किसी की ऐसी चूंच थी। तो जो चीज़ उन्होंने खाई उस बेस पे उनके अंदर वेरिएशंस आने लगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि साउथ अमेरिकन स्पीशीज एक दूसरे से डिफरेंट होती गई। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो डार्विन वापस आया सफर करके। ठीक है, तो 1836 में डार्विन वापस आया। (1836) में जब डार्विन रिटर्न बैक टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड वापस आया तो इंग्लैंड आकर उसने एक बात कही, उसने कहा कि देयर इज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, नई स्पीशीज ओरिजिनेट हो रही हैं। अब जो स्पीशीज एक दूसरे से ओरिजिनेट हो रही हैं वो किस बेस पे हो रही हैं, और उसने कहा एंड अडॉप्टेशंस, उन्होंने अपने अंदर चेंजेस पैदा की अपने माहौल को अडॉप्ट होने के लिए। तो स्पीशीज में ओरिजिन, नई स्पीशीज ओरिजिनेट हो रही हैं और उनमें अडॉप्टेशंस आ रही हैं। अडॉप्टेशंस के वो माहौल में रहने के लिए अपने आप को क्या करने जा रही हैं, चेंज करने जा रही हैं। ठीक है, तो उसने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि जो ओल्ड स्पीशीज थी, जिनको हम एंसेस्टर कह लें, अब ओल्ड स्पीशीज जो हैं वो एनवायरनमेंट को क्या होती हैं जी, अडॉप्ट होती हैं। वो अपने अंदर क्या पैदा करती हैं, अडॉप्टेशंस। उन्होंने अपने अंदर अडॉप्टेशंस पैदा की, किसको, एनवायरनमेंट को। फिर दरमियान में कौन पैदा हुए, जियोग्राफिकल बैरियर। इस वजह से जब दरमियान में बैरियर पैदा हुए और उन्होंने अपने आप को माहौल में अडॉप्ट करने की कोशिश की तो उनके अंदर तब्दीलियां पैदा हुई, इससे बनी न्यू स्पीशीज। अब देखें, ये है एंसेस्टर, इससे क्या बन रही है, न्यू स्पीशीज। न्यू स्पीशीज को कहते हैं डिसेंट या डिसेंडेंट्स। ठीक है, तो डिसेंट्स पैदा हो रहे हैं, जो नई स्पीशीज पैदा हो रही हैं, नए ऑर्गेनिजम्स पैदा हो रहे हैं। तो डार्विन ने ये बहुत अहम पॉइंट यहां पे कंक्लूड किया। इस बेस पे डार्विन ने नई थ्योरी प्रेजेंट की, उस थ्योरी को कहते हैं डार्विनिज्म की थ्योरी। क्या कहते हैं जी, डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म जो है वो थ्योरी प्रेजेंट की गई, लेकिन यहां पर जो है अपनी थ्योरी के ऊपर बताया गया कि 1840 में डार्विन जो है वो उसने अपनी थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड अडैप्टेशंस के ऊपर काम कर लिया था। ठीक है जी, ठीक है, तो उसने नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी और मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, एंड मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, इसके ऊपर उसने अपने मेन पॉइंट्स पे काम कर लिया था। तो टेक्स्ट बुक में लिखा है कि डार्विन वर्कड आउट ऑन नेचुरल सिलेक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो नेचर ने कैसे सिलेक्ट किया और एवोल्यूशन का क्या मैकेनिज्म था, कैसे एवोल्यूशन, इस पर डार्विन मेनली काम कर चुका था। जल्द ही डार्विन ने जो है वो जो ये अपना था पॉइंट, उसने एक ऐसे की शक्ल में एक लॉन्ग ऐसे पब्लिश कर दिया। कब, 1844 में। 1844 में डार्विन ने ऐसे लिखा किसके ऊपर, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड, तो उसने एक लॉन्ग ऐसे लिखा डार्विन ने
और ऐसे में उसने जो मेन पॉइंट बताया, उसने कहा कि बेसिकली देयर इज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज का ओरिजिन हो रहा है एंड नेचुरल सिलेक्शन हो रही है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड नेचुरल सिलेक्शन, तो यहां पर नेचुरल सिलेक्शन हो रही है। ये पॉइंट मेन किसने दिया? ये उसने अपना ऐसे लिखा, ये ऐसे जो उसने लिखा था अभी उसने इसको पब्लिश ही नहीं किया था अपने पेपर को। तो एक साइंटिस्ट था अल्फ्रेड एंड वेलिस, 1846 की बात है, ठीक है। तो अल्फ्रेड एंड वेलिस ने इसके काम को चोरी किया। कब की बात है? 1958 में दो साइंटिस्ट, एक था अल्फ्रेड और दूसरा वेले, दो साइंटिस्ट अल्फ्रेड एंड वेलेस, इन्होंने क्या किया? डाटा चोरी किया। कहां से? डार्विन के अनपब्लिश्ड एसे से, अनपब्लिश्ड पेपर से डाटा चोरी किया। और डाटा चोरी करके इन्होंने जो बेसिकली थ्योरी दी। ये दोनों साइंटिस्ट कहाँ काम करते थे? दे वर्क इन वेस्ट इंडीज, ये वेस्ट इंडीज में काम करते थे। और इन्होंने जो है एक थ्योरी प्रेजेंट की, उस थ्योरी को हम नाम देते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहां इंटरेस्टिंग बात है, देखें जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने प्रेजेंट की, ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो अल्फ्रेड और वेलिस प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल जो है डार्विन के थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से मिलती जुलती थी। क्योंकि इन्होंने अपना जितना भी काम पब्लिश किया था ये डार्विन के ऐसे से चोरी करके, डार्विन के पेपर से चोरी करके, जो उसने पेपर अभी पब्लिश नहीं करवाया था उससे चोरी करके इन्होंने एक पेपर पब्लिश कर दिया। तो इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया और किसको भेजा? लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन, तो 1956 में इन्होंने 1858 के अंदर जो लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन को इन्होंने अपना पेपर पब्लिश करने के लिए भेज दिया। और ऑन जुलाई 1, 1858, ठीक है। इसके बाद जो है वो डार्विन ने भी अपना काम जल्दी जल्दी पूरा किया और डार्विन ने नेक्स्ट ईयर, कब की बात है? 1859 में डार्विन ने अपनी थ्योरी पब्लिश कर दी। जो डार्विन था, फिनिश द वर्क, उसने अपना काम फिनिश किया। उसने अपना काम कंप्लीट किया और जल्द ही उसने एक थ्योरी प्रेजेंट कर दी जिसको हम नाम कहते हैं जी डार्विनिज्म, और उसका नाम उसने रखा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो डार्विन ने जो थ्योरी प्रेजेंट की उसका नाम रखा द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, यानी स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ। इस थ्योरी को हम डार्विनिज्म कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? डार्विनिज्म। तो इस डार्विनिज्म के 2 मेन पॉइंट्स हैं। तो इसके 2 मेन पॉइंट, और वो मेन पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, ये जितनी भी थ्योरी डार्विन ने प्रेजेंट की है, बेसिकली ये थ्योरी किस बेस पे प्रेजेंट की? उसने जो जियोग्राफिकल बैरियर की बेस पे जजीरों को स्टडी किया था, तो उस जजीरों की स्टडी करने के बाद डार्विन इस नतीजे पर पहुंचा कि एवोल्यूशन हुई है। एवोल्यूशन ने आकर स्पीशीज में तब्दीली पैदा की है, और वो तब्दीली कैसे पैदा की है उसने उसको 2 पॉइंट्स की शक्ल में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो एक तो उसने कहा है कि देयर इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी जो नई जनरेशन पैदा आ रही है उसमें क्या है? मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है?
उसने कहा है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जो नई जनरेशन आ रही है उसमें तब्दीली है, ठीक है। अब इस बात को समझाने के लिए वो कह रहा है कि जो नई जनरेशन आती है उसमें तब्दीलियां पैदा होती हैं, वो पहली जनरेशन से डिफरेंट होती है, ठीक है। वो क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में रहती है उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होने के लिए अपने अंदर चेंजेस पैदा करती है। इस तरह एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में क्या आती रहती हैं? चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि इस बात को समझाने के लिए उसने कहा कि जो डिसेंडेंट हैं दे परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ। इसका क्या मतलब है? उन सब का एंसेस्टर क्या है? एक है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझा सकते हैं कि जो लाइफ है उसको हम बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे एवोल्यूशनरी ट्री होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ एवोल्यूशनरी ट्री कैसे होता है। एवोल्यूशनरी ट्री में जो मेन ब्रांच है, जो एक जैसे ट्री होता है, मेन ब्रांच जो होती है वो कॉमन एंसेस्टर होता है, ठीक है। तो जो न्यू ब्रांचेस होती हैं, जो ट्रंक्स होती हैं, वो डिसेंडेंट्स होते हैं। तो उनमें आपको पता है चेंजेस आती हैं डिसेंडेंट्स के अंदर, तो वो विद मॉडिफिकेशन होते हैं, उनको कह लें कि उनमें तब्दीली आती रहती है। ये ऐसे ही बनेगा जैसे ये एक मेन ब्रांच है, तो इससे एक पॉइंट से दो ब्रांचेस बन रही हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पे, इस फॉक पे दो स्पीशीज बन रही हैं। इन सब का एंसेस्टर ये होगा, इससे आगे ये बनेंगी, इस तरह इससे आगे ये बनेंगी, इससे आगे ये बनेंगी। तो आप ये कह लें कि देयर इज यूनिटी इन लाइफ। सब को जोड़ें तो सबका एंसेस्टर क्या बनता है जी? एक बनता है। तो इस तरह से हर जगह से जितनी भी ब्रांचेस निकलती हैं उसमें आगे ऐसे ही हो रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन से जो नया जनरेशन्स पैदा हो रही हैं उनके अंदर ऐसे करैक्टर पैदा हो जाते हैं कि जो करैक्टर उन्हें पहली जनरेशन से डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडैप्टेशंस। अब नाम पे आप तवज्जो करें। नेचर सिलेक्ट करती है क्योंकि उसके पास अडैप्टिव करैक्टर होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन एंड अडैप्टेशंस। तो नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने सिलेक्ट किया, अडैप्टेशंस के वो अपने माहौल में क्या हो गया? अडॉप्ट हो गया। इस बात को हम कैसे समझाएंगे? तो इसके लिए यहां पर 3 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। पहला पॉइंट है कि जो कोई भी पॉपुलेशन है, अब उसमें तब्दीलियां कैसे पैदा होती हैं? वो जरूरत से ज्यादा इंडिविजुअल्स पैदा करती है, ठीक है। जरूरत से ज्यादा इंडिविजुअल पैदा करने से क्या फायदा होता है? ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन, जितनी एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा बच्चे पैदा करना। ओवर प्रोडक्शन देन कैरिंग कैपेसिटी। इससे क्या पैदा होता है? इससे उन ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या पैदा होता है? कंपटीशन पैदा होता है, ठीक है। अब जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं वो अगर एक एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी 50 मेंबर को सपोर्ट करने के है, तो वहां पे अगर 500 पैदा हो रहे हैं तो सबके दरमियान क्या होगा? देयर विल बी कंपटीशन। इंडिविजुअल जो हैं वो स्ट्रगल करेंगे किस चीज के लिए? एग्जिस्टेंस के लिए। तो अब हम ये कहेंगे कि देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तब स्ट्रगल होगी सर्वाइव करने के लिए। तो कितने रह जाएंगे? सिर्फ फ्यू सर्वाइव करेंगे। बुक में वर्ड यूज किया फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विल सर्वाइव, और जो फ्रैक्शन सर्वाइव करेंगे वो हेल्दीएस्ट होंगे, ठीक है जी। और अब यहां पे तीसरे पॉइंट में समझा जा रहा है कि सर्वाइवल होगा। जो कौन सी स्पीशीज सर्वाइव करेंगी? जो सर्वाइवल इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जो सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करेंगी सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएंगी। अब कौन सर्वाइव कर पाएंगी? यहां पर यह बात समझाई जा रही है कि सिर्फ वही स्पीशीज सर्वाइव कर पाएंगी। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करती है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है वो दैट डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी कैरेक्टर्स। ये कह लें हेरिडिटी मटेरियल्स। अब जिनके पास बेस्ट हेरिडिटी कैरेक्टर होगा, जिसके पास बेस्ट हेरिडिटी कैरेक्टर होंगे, हेरिडिटी फीचर्स होंगे, वो क्या होगा? ज्यादा फिट होगा एनवायरनमेंट को, और वही क्या करेगा? सर्वाइव करेगा, ठीक है।
तो वही सर्वाइव करेगा, तो बाकी जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब जिसके पास करैक्टर बेस्ट है वही सर्वाइव कर रहा है, दूसरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अब इंडिविजुअल्स के अंदर एबिलिटी एक जैसी नहीं है, डिफरेंट एबिलिटीज हैं सर्वाइव करने की। जिसके पास बेस्ट करैक्टर होंगे वो सर्वाइव करेगा, जिसके पास बेस्ट करैक्टर नहीं होंगे वो सर्वाइव नहीं करेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ग्रेजुअल चेंज आएगा, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगा। तो ग्रेजुअल चेंज, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगा, ठीक है। अब देखें, जिसके पास बेस्ट करैक्टर थे वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। जिसके पास बेस्ट करैक्टर नहीं थे वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो अब अनइक्वल एबिलिटी है फॉर सर्वाइवल, तो सर्वाइव करने के लिए अनइक्वल एबिलिटी है। जो बेस्ट करैक्टर वाला है वो सर्वाइव करेगा। इस तरह से ग्रेजुअल चेंज आएगा, ठीक है। और जो चेंज आएगा वो चेंज क्या कर देगा, नई स्पीशीज पैदा कर देगा। यही तो मेन पॉइंट है यहां पर। तो इससे क्या पैदा होंगी, न्यू स्पीशीज। अब जो ग्रेजुअल चेंज है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या पैदा कर देगा, न्यू स्पीशीज। इस तरह डार्विन ने अपनी जो थ्योरी है डार्विनिज्म उसको प्रेजेंट किया, और उसमें 2 मेन पॉइंट्स के, डिसीजन विद मॉडिफिकेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशन। इसमें बेटे आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में मेंशन करें या व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।